हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बेहतरीन करंट अफेयर्स जो कि आपके आगामी ग्रुप डी हो या एसएससी हो या पीसीएस जैसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि एक ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षाओं के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है लगातार एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। तो देखिएगा, अब हम लोग पहला बात करते हैं पहला क्वेश्चन का। अभी हाल ही में ये देखिएगा, हाल ही में 30वीं जो है सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता होती है महिला, 30वीं सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता, फुटबॉल महिला प्रतियोगिता, महिला प्रतियोगिता यदि देखा जाए तो 30वीं जो है फुटबॉल महिला प्रतियोगिता किस राज्य द्वारा, किस राज्य ने जीता, राज्य ने जीता। यदि मान लीजिए बात करते हैं कि यहाँ पर कि महिला प्रतियोगिता देखिए 30वीं इस बार हुआ। पहले हम लोगों को ये समझना है कि ये फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ पर हुआ था। दूसरी बात है, हमको ये समझना है किस राज्य ने इसको हराया है, मतलब किस राज्य को हराकर कौन सा राज्य फाइनल में जीता है। देख ध्यान रखना है कि जो महिला से संबंधित करंट अफेयर्स है, जैसे महिला प्रतियोगिता, महिला विश्व कप हुआ, जो भी महिला संबंधित है वहां से एक क्वेश्चन सेट करेगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को देख करके आयोग जो है इस पर बहुत ज्यादा जो है वर्क कर रहा है। तो इसमें देखिएगा, यहाँ पर हम लोग 30वीं जो है प्रतियोगिता सीनियर फुटबॉल हुआ था, और इसमें हम लोग ये कह सकते हैं महिला फुटबॉल है, सीनियर 30वीं महिला फुटबॉल। इसमें कौन सा राज्य जीता है? मणिपुर। और ये किसको हराकर जीता है? ये पश्चिम बंगाल को हराकर। इसका मतलब है फाइनल में पश्चिम बंगाल को एक 1.0 से जो है ये जीता हुआ है। अब बात ये करते हैं कि ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई थी। थोड़ा सा इसको नोट्स को बनाते जाइएगा, जिस तरह से बनाए बस उसी तरह से नोट्स बनाते जाइएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर हम लोग सीधे कह सकते हैं कि ये मणिपुर ने बंगाल को, पश्चिम बंगाल को हराकर फाइनल जीता। और ये प्रतियोगिता का जो स्थान रहा है, मतलब ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुआ है, तो ये प्रतियोगिता हुआ है आपके छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर। एक छत्तीसगढ़ में नारायणपुर है, जहाँ पर एक स्थान है जिसका नारायणपुर में ही रामकृष्ण मिशन स्टेडियम है। रामकृष्ण मिशन, कृष्ण मिशन स्टेडियम है, और वहीं पर ये प्रतियोगिता जो है जीती, मतलब फाइनल हुआ, और वहाँ पे पश्चिम बंगाल ने इसको जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मतलब जो पश्चिम बंगाल अभी हाल ही में जो है इस प्रतियोगिता को जीता, और किस तरह से ये प्रतियोगिता जो है। और बात करते हैं कि इसमें इस प्रतियोगिता को, जैसे 30वीं सीनियर फुटबॉल, इसे कहते क्या है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको हमने अलग रंग से कर देते हैं ताकि ये आपको एकदम क्लियर रहेगा। इसे कहते हैं राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। इसको क्या बोलते हैं? राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। जीजा राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, इसको आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट कर लीजिएगा, बस रिवीजन मार देंगे, सही हो जाएगा, क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा समुद्र शक्ति। देखिए एक युद्धाभ्यास हुआ है, समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति 2025 युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास किसके किसके बीच हुआ, किसके किसके बीच हुआ, बीच हुआ। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर दो चीजें बन सकती है। एक क्वेश्चन तो ये किसके किसके बीच हुआ, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पर हुआ है, मतलब समुद्र शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो कहाँ पर हुआ प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे समुद्र में अपनी जो है वर्चस्व स्थापित, आप देख रहे हैं कि समुद्र से संबंधित कई योजनाएं हैं। जैसे आपका योजनाओं में क्या है, जैसे आपने देखा सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग क्या है? सनराइज उद्योग ये समुद्र का ही है, सनराइज उद्योग। ये देखिएगा
ये क्या है, मत्स्य उत्पादन करने के लिए। अब भविष्य का जो हम लोग देख रहे हैं सनराइज उद्योग, ये मत्स्य उत्पादन करने के लिए एक बहुत बड़ा स्कीम, मतलब भारत के भविष्य में यदि हम लोग देखें तो मत्स्य उत्पादन करने के लिए। अब बात करते हैं समुद्र शक्ति, जो कि समुद्र को सुरक्षा देने का उद्देश्य है। इसका मतलब है कि हम आपस में युद्धाभ्यास, सैन्य युद्धाभ्यास करके समुद्र को जो है सुरक्षा देना, या समुद्र के माध्यम से एक शक्तिशाली जो है शक्तिशाली हथियार से लेकर के सैन्य व्यवस्था को भी मजबूत करना। तो ये किसके किसके बीच हुआ, यदि ये बात करें तो ये हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, इंडोनेशिया के बीच हुआ है। एक तो क्वेश्चन ये देगा कि समुद्र शक्ति किसके किसके बीच हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये दे सकता है, जैसे दूसरा यदि क्वेश्चन इसमें दे सकता है तो वो क्या दे सकता है, ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है भारत में ही, विशाखापट्टनम में। ये कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में। याद रखना है अक्टूबर 2025 में ये युद्धाभ्यास हुआ है, जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास। अब क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी होता है जब किसी देश की हम लोग यात्रा करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो वहां पर एक रिपोर्ट जारी होता है जिसे बोलते हैं हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट। तो हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट जो है, यदि देखा जाए तो इस पासपोर्ट रिपोर्ट के माध्यम से कौन सा देश जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। तो अभी आप देखेंगे 24 में जो है जापान का शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया, लेकिन वर्तमान में सिंगापुर का पासपोर्ट माना गया, जापान दूसरा हो गया, फिर दक्षिण कोरिया हो गया। भारत की स्थिति एकदम दयनीय होती जा रही है, जैसे 80 से 84 85, मतलब पीछे खिसकता जा रहा है 193 देशों में। तो हम लोग इसकी रिपोर्ट देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट की। ये देखिएगा, हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025, हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। इसका मतलब है कि भारत का कौन सा स्थान है, ये हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार यदि हम लोग देखें तो ये हो जाएगा भारत में, ये आपका भारत का स्थान। तो 2024 की भी रिपोर्ट आपको याद रखनी होगी हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट की, और 2025 की भी आपको रिपोर्ट याद रखनी होगी, दोनों का रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2024 में 80वां नंबर पे था और 2025 में ये अब चला गया 85वां नंबर पे, मतलब स्थिति और खराब हो गई। टोटल कितने देशों में ये पासपोर्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये देखिए कुल देश 193 देश हैं जहां पे ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है, तो सिंगापुर का है। सबसे मजबूत पासपोर्ट सिंगापुर का है। सिंगापुर के बाद आता है जापान। देखिए हमेशा क्वेश्चन देता है तो जापान हो जाता है। जापान के बाद दक्षिण कोरिया। इसका मतलब है कि इस तरह से दक्षिण कोरिया, जापान के बाद दक्षिण कोरिया। तो ये क्या है, हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है ये आपका प्रथम पर सिंगापुर, सेकंड पे जापान, दक्षिण कोरिया, ये मजबूत है। और भारत की स्थिति जो है 2025 में कहां तक पहुंच गई, 85वां स्थान पर पहुंच गई 193 देशों में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, यहां से भी हमेशा बनाया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, मतलब जो राष्ट्रमंडल खेल है उसमें पहले क्या होता था कि राष्ट्रमंडल खेल के लिए मेजबानी जो है दिल्ली ही करता है, दिल्ली के पास ही स्टेडियम है। अभी जो है हाल ही में जो है हम लोग सिफारिश किए हैं कि राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर किया जाएगा। तो अब देखिए बंगलुरु में किया जाएगा, अहमदाबाद में किया जाएगा, कि दिल्ली में ही सिफारिश की मांग की गई कि अगला राष्ट्रमंडल जब भी भारत में कराया जाए तो वो कहाँ पर प्रॉपर कराया जाए, कि कलकत्ता में कराया जाए। तो ऐसे में जो है अभी आप देखेंगे कि सरदार पटेल स्टेडियम बना है अहमदाबाद में, और काफ़ी मतलब वहाँ पे ओलंपिक वगैरह या राष्ट्रमंडल वगैरह किए जा सकते हैं। तो सब मिलाकर के अभी जो क्वेश्चन बन रहा है कि हम लोग सिफारिश कर रहे हैं किस शहर में राष्ट्रमंडल गेम खिलाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, अहमदाबाद शहर में जो है राष्ट्रमंडल गेम
होने की संभावना है। ठीक है, मतलब कि सिफारिश कर दी गई है। ये देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत के किस स्टेडियम की सिफारिश की गई है? किस स्टेडियम की सिफारिश की गई है? सिफारिश की गई है, इसका मतलब है कि कौन सा स्टेडियम है जिसकी सिफारिश किया गया है और या मेजबानी की सिफारिश की गई है। तो ये हो जाएगा आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद स्टेडियम है जहां पे राष्ट्रमंडल, याद रखिएगा इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। इसका मतलब है नई दिल्ली के अलावा राष्ट्रमंडल खेल और कहीं नहीं हुआ था। अब हमारा एक नया शहर गुजरात का जहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा, ऐसा सिफारिश या प्रस्ताव भेजा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जो हाल ही में अन्नकूट उत्सव, हाल ही में अन्नकूट उत्सव, एक अन्नकूट उत्सव, हाल ही में अन्नकूट उत्सव के अवसर पर अन्नकूट उत्सव के अवसर पर जो है शीतकाल अन्नकूट उत्सव के अवसर पर शीतकाल के लिए कौन सा स्थल पूर्णतः बंद कर दिया गया? पूर्णतः बंद कर दिया गया। इसका मतलब है कौन सा स्थल पूर्णतः बंद कर दिया गया? तो ये क्या हो जाएगा? गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम क्या किया गया? पूर्णतः बंद कर दिया गया। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये आपका उत्तराखंड में गंगोत्री धाम है। दरअसल वो क्या होता है कि हर साल शीतकाल में बंद हो जाता है, लेकिन बंद होने से पहले एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? अन्नकूट उत्सव। यदि पूछेगा अन्नकूट उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है? उत्तराखंड। इसका मतलब है कि ये इस उत्सव का आयोजन भी उत्तराखंड में होता है। इसी उत्सव के अवसर पर जो है क्या होता है कि बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर जो गंगोत्री लोग जाते हैं, यमुनोत्री गंगोत्री, क्योंकि वहाँ पर जो बर्फ वगैरह होते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में पड़ते हैं। जब बर्फ बड़ी मात्रा में पड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर आमजन को काफ़ी बड़ी समस्या होगी। जब आमजन को समस्या होगी तो वहाँ पे समस्याएं और बढ़ती जाएंगी। इससे अच्छा है कि वहाँ पर क्या किया गया कि गंगोत्री धाम जो है पूर्णतः बंद कर दिया गया। क्लियर हो गया? चलिए और देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए हाल ही में किस संगठन द्वारा सीता कार्यक्रम हाल ही में किस संगठन द्वारा सीता कार्यक्रम, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, सीता कार्यक्रम शुरू किया गया। मतलब कौन सा ऐसा संगठन है कि जिसके द्वारा जो है सीता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो सीता कार्यक्रम शुरू किया गया कौन से संगठन द्वारा शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अब देखिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के तहत जो है यदि हम लोग इसकी बात करें तो इसी को हम लोग UIDAI कहते हैं। ये हमारा आधार कार्ड भी यही बनाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है इस तरह से जो हमारा विशिष्ट पहचान पत्र है उसी का पूरा नाम है, हिंदी नाम। तो यही आधार कार्ड भी जारी करवाता है, इसका मतलब बनाता है। तो वो जो है यही सीता कार्यक्रम चलाया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला केबल सस्पेंशन, भारत का
भारत का पहला केबल सस्पेंशन, भारत का पहला केबल सस्पेंशन। देखिए एक पुल बनाया जा रहा है जो भारत का पहला केबल सस्पेंशन पुल होगा, जो है केबल सस्पेंशन ग्लास पुल जो है, जिसे बोलते हैं बजरंग सेतु कहाँ स्थापित किया गया? इसका मतलब है कि इसी को बोलते हैं बजरंग सेतु जो है, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? ये भारत का पहला सस्पेंशन पुल होगा, और याद रखिएगा ये हो जाएगा ऋषिकेश में है, उत्तराखंड में स्थापित हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2 बार ओलंपिक विजेता जो नीरज चोपड़ा है। देखिए ये अभी जो सस्पेंशन ब्रिज बना है जो उत्तराखंड में, बहुत ही चर्चित है, भारत का पहला ऐसा है जो केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज है, मतलब पूरी तरह से आप नीचे देखेंगे काफी गहराई आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है ऐसा, अभी आपने देखा होगा कि 2 ओलंपियाड कह सकते हैं कि ओलंपिक में पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा हैं, अभी उन्हें जो है सेना के एक मतलब पद दिया गया है। कौन सा है? कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कौन सा जो है रैंक इनको दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिएगा हाल ही में ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को, इसका मतलब है कि हाल ही में ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को कौन सा सेना का रैंक दिया गया? सेना का कौन सा रैंक दिया गया? अभी हाल ही में जो है रैंक दिया गया सेना का, तो ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। कौन सा रैंक दिया गया? लेफ्टिनेंट कर्नल का। ठीक है, तो ये सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पर देख लेंगे, 47वां, जो हमारा 47वां, ध्यान रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप चाहे ग्रुप डी में मिला लीजिएगा, चाहे एसएससी मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन पक्का आएगा। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन आएगा, 1-2% नहीं, 100%। कि नीरज चोपड़ा 2 बार ओलंपिक में पदक जीतने वाले को सेना का कौन सा रैंक दिया गया? कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और एडमिरल, ऐसे करके कोई भी ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शन देगा जहां से आपको एकदम 100% क्वेश्चन ये जानते हैं ये पद इनको दिया गया। 2 बार ओलंपिक विजेता है, 2 बार, इसका मतलब है कि 2 बार इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, इसकी वजह से उन्हें कौन सा पद दिया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है। ठीक है, 47वां एशियान, जो एशियान की बैठक हुई है जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं आसियान 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान, 2025 का मेजबान देश का नाम, इसका मतलब मेजबान देश का नाम कौन सा है? तो ये हो जाएगा मलेशिया। 2025 में मेजबान देश का नाम क्या हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस बार आसियान शिखर सम्मेलन का 2025 की जो बैठक थी वो किसने किया था? मलेशिया ने जो है इस बैठक को संपन्न करवाया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल, अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस
दिवस, पहले तो क्वेश्चन दे देगा कि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है, मनाया जाता है। इसका मतलब है कौन सा तिथि है जिस पर यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस, आरक्षित दिवस। ठीक है, ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 नवंबर को। ये कब मनाया जाता है? 3 नवंबर 2025 को ये मनाया जाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं 2025 की थीम क्या है। या तो ये दे सकता है या तो दे सकता है 2024 की थीम। ध्यान रखिएगा, दोनों का थीम दे सकता है। तो 2024 का जो 2025 का थीम है, ये देखिए शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन। ये क्या करना है? शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन, माध्यम से परिवर्तन। इसका मतलब है कि शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन, एक तो ये हो जाएगा शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन। दूसरा जो हम लोग 2024 की बात करें तो 2024 में क्या है? योजना का हिस्सा बने। ठीक है, 2024 का थीम क्या है? योजना का हिस्सा बने। इसका मतलब है कि हिस्सा बने, तो योजना का हिस्सा बने, ये किसका थीम है? 2024 का थीम है। और 2025 का थीम क्या है? शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, ये 2025 का थीम है। तो जैव विविधता का जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, इतना 100% ध्यान रखना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में इसको दर्ज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग इतना पर ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपके करंट अफेयर्स यहाँ से कहीं नहीं बाहर जाएंगे, बस केवल लगातार आप देखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।